प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टॉपिक का नाम है अपने पास अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक जो है वो माध्यम का होगा। किसका? माध्यम का। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम का एक गुण होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? माध्यम का गुण। माध्यम का गुण, जो ऐसा गुण जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का गुण होता है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हम थोड़े से सिंपल शब्दों में यदि इस बात को समझे तो जैसे प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी। निर्वात में सर्वाधिक होती है और पानी में, निर्वात और पानी की बात करें हम तो पानी में प्रकाश की चाल है वो कम होती है। तो पानी में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात की तुलना में कितनी कम है, वो जो गुणांक राशि आएगी वो गुणांक राशि क्या होती है? उस माध्यम का अपवर्तनांक होती है। तो जो अपवर्तनांक है इसको हम दो माध्यमों में प्रकाश की चाल से भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा अपवर्तनांक, इसको हम n से प्रदर्शित कर देंगे। अपवर्तनांक को n से भी प्रदर्शित करते हैं और कई स्थान पर म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से भी और म्यू से भी, दोनों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अपवर्तनांक n बराबर किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होगा। तो प्रथम माध्यम में, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको हम लिखेंगे V1 से, दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको हम लिखेंगे V2 से। तो अपवर्तनांक है वो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात भी है। तो ये अपवर्तनांक किसका होगा? इस अपवर्तनांक को हम लिखेंगे n। दो माध्यम ले लिए हमने, पहला और दूसरा, लेकिन ये देखना है कि ये जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक कौन से माध्यम का है? पहले का है या दूसरे का है? एक दूसरे के सापेक्ष होगा। तो यहाँ ये ध्यान दें कि नीचे जो माध्यम आएगा, नीचे जो माध्यम हम लेते हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक है ये। तो नीचे कौन सा माध्यम लिया हमने? माध्यम 2। कौन सा? माध्यम 2। तो इसको हम लिखेंगे N2। किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर V1 और बट्टे V2। इसको हम शॉर्ट में यूँ लिख लेंगे। इसी प्रकार N12 इसको क्या पढ़ेंगे? माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 2 के सापेक्ष। इसको क्या पढ़ा जाएगा? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक ही बोल सकते हैं। इसी को हम यूँ भी, कई जगह यूँ भी लिखा जाता है 1 and 2। कई बुक्स में ऐसे भी
लिखते हैं इसको। तो ये जिस माध्यम का अपूर्णांक है वो इस साइड में पहला अक्षर जो आएगा उसका अपूर्णांक, और यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इस माध्यम का अपूर्णांक। ये दोनों बातें एक जैसी है, बस थोड़ा सा लिखने का अंतर है। तो इसको हम कहेंगे माध्यम ए का माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपूर्णांक। अपूर्णांक कौन से माध्यम का है? एक का, इसलिए इस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम नीचे रखेंगे। और किसके सापेक्ष? दो के सापेक्ष, तो ये V2 आ जाएगा। इस प्रकार एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपूर्णांक को परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ हम दोनों का गुणनफल देखें। यदि ये समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरणों को हम गुणा करें तो N12 गुणा N21 बराबर N12 का मान V2 बट्टे V1 गुणा N21 का मान V1 बट्टे V2। तो यह जाएगा N12 गुणा N21 बराबर, ये V1 से V1 कैंसिल, इधर V2 से V2 कैंसिल, तो क्या जाएगा 1। तो किन्हीं दो माध्यमों का एक दूसरे के सापेक्ष अपूर्णांकों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का नियम। इसको क्या कहा जाएगा? उत्क्रमणीयता का नियम। किन्हीं दो माध्यमों का एक दूसरे के सापेक्ष अपूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हम देखें N12 बराबर N12, इसका मान निकालें तो इसको इधर पक्षांतरण कर दे तो यह जाएगा 1/n, इसको क्या करना है? पलटना है, तो यह जाएगा 2/1, या N21 बराबर क्या आएगा? 1/N12। ये अपने को काम में आने वाली बातें ध्यान रखें। जैसे हम ये देखें, दो माध्यम ले हम, जैसे पानी को प्रदर्शित करेंगे हम W से। दूसरा हम ले लें हवा को प्रदर्शित करते हैं A से। तो यदि हम यूँ लिखें कि NWA, इसका मतलब क्या हो गया? पहले क्या रहा है? W, इसका मतलब पानी का अपूर्णांक किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो हम इसको लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अपूर्णांक किसका निकाल रहे हैं हम? पानी का। तो पानी में प्रकाश की चाल है, उसको कहाँ रखना है? नीचे। तो यह आएगा VW, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, तो यह आएगा VA। इस तरीके से अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। एक कांच होता है अपने पास, कांच को ग्लास G से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि अपने पास यूँ आ जाए, मान लीजिए NGW, इसको क्या पढ़ेंगे? NGW। क्या मतलब हो गया इसका? किसका अपूर्णांक? पहले जो अक्षर आ रहा है उसका अपूर्णांक, कांच का अपूर्णांक किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। कांच का अपूर्णांक किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? अपूर्णांक किसका निकाल रहे हैं हम? कांच का, तो यह आएगा VG। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? पानी के सापेक्ष, तो VW। इस तरीके से अपने पास अपूर्णांक के सूत्र बनते हैं। अब हम देखते हैं कि अपूर्णांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अपूर्णांक जो है वो किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। तो इसका पहला पॉइंट
जब ये अनुपात है तो ये मात्रकीन होगा। कैसा होगा? मात्रकीन। मात्रकीन है तो ये विमाहीन होगा, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। अपवर्तनांक क्या है? एक अनुपात है तो इसका मात्रक नहीं होगा, मात्रकीन। जो मात्रकीन है वो मात्रकीन है तो विमाहीन हो गया, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो अदिश राशि है। अब हम माध्यम देखते हैं। अब माध्यम अपने पास कई प्रकार के हैं, तो हम ज़्यादातर दो माध्यम की आपस में तुलना करते हैं। तो दोनों माध्यमों में एक माध्यम तो विरल होगा और एक सघन होगा। अब हर किसी भी माध्यम को हम सघन नहीं कह सकते, किसी को विरल नहीं कह सकते, तुलना करके कह सकते हैं। जैसे हम अकेले माध्यम की बात करें, जैसे कांच है, तो कांच जो माध्यम है वो सघन है या विरल है? सघन है या विरल है? तो अकेले माध्यम को नहीं कह सकते हम। हाँ, किस माध्यम के सापेक्ष अपने को देखना है, जैसे पानी के सापेक्ष देखना है, तो पानी के सापेक्ष कांच है वो सघन माध्यम है। तो दो माध्यमों में हम तुलना करते हैं। एक माध्यम तो होगा अपने पास सघन माध्यम, और एक माध्यम होगा विरल माध्यम। तो जो सघन माध्यम होते हैं, जो माध्यम सघन होते हैं, उनका अपवर्तनांक n का मान क्या होगा? अधिक होगा। सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा? अधिक होगा, और विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा। ध्यान रखें, जैसे पानी और कांच, पानी और कांच, सघन कौन सा है? कांच। सघन माध्यम कौन सा है? कांच। तो ये सघन माध्यम, और ये माध्यम कैसा है? विरल माध्यम। तो निश्चित है कि कांच का अपवर्तनांक Ng ज़्यादा होगा पानी के अपवर्तनांक से। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। अब अपवर्तनांक की निर्भरता देखते हैं। निर्भरता, पहला पॉइंट, अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला पॉइंट, माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक किस बात पर निर्भर करेगा? माध्यम की प्रकृति पर। अब प्रकृति पर किस किस प्रकार कैसे निर्भर करता है? अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक है वो माध्यम की प्रकृति पर किस प्रकार निर्भर करता है कि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे हवा का अलग होता है, पानी का अलग होता है, कांच का अलग होता है। तो अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा और उनकी प्रकृति अलग है, इसलिए उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है अपवर्तनांक। दूसरा पॉइंट, ताप पर। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? ताप पर। किस प्रकार निर्भर करेगा? ताप के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान दे, यदि हम ताप बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं? ताप बढ़ाएं, तो जो माध्यम है वो सघन होगा या विरल होगा? ताप बढ़ाने पर माध्यम है वो सघन से विरल होता जाएगा। ताप बढ़ाने पर माध्यम कैसा बनता जाएगा? विरल माध्यम बनता जाएगा। हमने ताप बढ़ाया, क्या बढ़ाया? ताप बढ़ाया, माध्यम कैसा बनता गया? विरल माध्यम। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो इसका मतलब बढ़ाया तो हमने क्या? ताप में तो क्या की? वृद्धि की, और अपवर्तनांक में क्या हो गई? कमी हो गई, तो व्युत्क्रम हो गया। तो अपवर्तनांक है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक
क्या होगा, कम होगा। ताप का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, कम होगा। तो अपवर्तनांक है वो ताप पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, घनत्व पर। किस पर, घनत्व पर। सघन माध्यम का घनत्व अधिक होता है और विरल माध्यम का घनत्व है कम होता है। भाई जैसे कांच की बात करें, हवा की बात करें तो हवा विरल माध्यम है, उसका घनत्व है कम होगा, कांच का घनत्व है अधिक होगा। और जिसका घनत्व अधिक होगा वो माध्यम कैसा होगा, सघन माध्यम। और आप ये जानते हो कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यहाँ जो अपवर्तनांक है वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होगा। अपवर्तनांक वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती, यानी घनत्व यदि कम ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक भी कम ज़्यादा होगा। चौथा पॉइंट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर लैम्डा पर। ये विशेष पॉइंट है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। जो अपवर्तनांक है n, ये लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक तो ये पॉइंट विशेष ध्यान रखें, एक ये पॉइंट विशेष ध्यान रखें। अब तरंग दैर्घ्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब हम ये देखें कि जैसे अपने पास 7 रंग थे जिनको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, विपग्योर से। 7 रंगों को किससे प्रदर्शित करते हैं, विपग्योर से। इनमें माध्य रंग कौन सा होता है बच्चों, पीला रंग। ये कौन सा रंग होता है, माध्यम, माध्य रंग हो गया। यदि हम इधर जाते हैं V से R की तरफ तो लैम्डा का मान बढ़ता है। V के लिए लैम्डा का मान कम होगा। V वॉयलेट बैंगनी रंग, I इंडिको जामुनी रंग, B ब्लू नीला, G ग्रीन हरा, येलो वाई ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ये 7 रंगों का स्पेक्ट्रम है जिसको वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें यदि हम V से R की तरफ जाते हैं तो लैम्डा का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब लैम्डा किसके लिए ज़्यादा है, लाल रंग के लिए। लाल रंग के लिए लैम्डा ज़्यादा है और बैंगनी रंग के लिए लैम्डा का मान कम है। तो लाल रंग के लिए इसका मान ज़्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम, लाल रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम और बैंगनी के लिए अधिक होगा। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वो लाल रंग के लिए कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है। ये पॉइंट विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ अलग अलग माध्यम के लिए, ये तो रंगों के लिए था, रंगों के लिए लैम्डा का मान, अलग अलग माध्यम के लिए भी लैम्डा का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ n व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा। तो यदि हम 2 माध्यमों की बात करें, कि नहीं 2 माध्यमों की, या इसको यूँ लिख लें n लैम्डा बराबर नियत। n लैम्डा का मान क्या आएगा, नियतांक राशि आएगी। तो यदि 2 माध्यमों की हम बात करें तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 और बराबर n3 लैम्डा 3 बराबर डॉट डॉट
सबका मान क्या आएगा, एक समान आएगा। तो हम केवल दो माध्यमों की तुलना करें, केवल दो माध्यमों की तुलना करें तो n1 λ1 बराबर n2 λ2, तो याद आएगा n1 बट्टे n2। इस n2 को इधर ले आए, वो λ1 को इधर ले जाएं, तो बराबर λ2 बट्टे λ1। तो ये दो माध्यमों की तरंग दैर्घ्य और उनके अपवर्तनांकों में अनुपात आ जाएगा। तो इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। तो एक तो ये विशेष पॉइंट ध्यान रखें कि जो अपवर्तनांक है वो लैम्डा पर किस प्रकार निर्भर करेगा, और ये इक्वेशन ध्यान रखें। एक ताप टेम्परेचर का ध्यान रखें कि ताप पर वो अपवर्तनांक किस प्रकार निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, घनत्व के समानुपाती होता है, और माध्यम वो तरंग दैर्घ्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम अपवर्तनांक के प्रकार पढ़ेंगे, वो कल की क्लास में लेंगे। धन्यवाद।